कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि झील के किनारे बने एक घर में डेविड नाम का आदमी खिड़की के पास बैठकर एक पेंटिंग बना रहा होता है। डेविड असल में एक आर्टिस्ट था जो फिल्मों के लिए अलग अलग तरह के पोस्टर बनाया करता था। उसे अगले दिन एक नई फिल्म का पोस्टर बनाकर भेजना था, इसलिए वो उस तूफानी रात में भी पूरा ध्यान लगाकर अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी वो तूफान और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। ये देखकर डेविड अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बेसमेंट में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होते होते तूफान रुक चुका था, लेकिन जब डेविड और उसकी पत्नी स्टेफनी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि तूफान ने उनके घर के पास वाले एक बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका है। उस पेड़ की एक बड़ी डाल खिड़की तोड़कर सीधे उनके घर के अंदर घुस गई थी। इसके चलते डेविड की पेंटिंग समेत घर के कई सामान बुरी तरह टूट फूट गए थे। उधर एक और पेड़ डेविड के बोट हाउस के ऊपर गिर गया था, जिससे वो पूरा बोट हाउस भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। फिर भी डेविड को इस बात की थोड़ी राहत थी कि इस तूफान में उसकी पत्नी और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक उसी समय डेविड और उसकी पत्नी देखते हैं कि झील के बीचों बीच घना बादल जमा होने लगा है। डेविड सोचता है कि शायद ये भारी बारिश के कारण हो रहा होगा, लेकिन बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ों पर बादल जमा होना आम बात है, पर यहाँ तो झील के ऊपर ही बादल बन रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा। डेविड इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इस वक्त उसे अपने पड़ोसी नॉर्टन के घर जाना था, जिसकी जमीन का पेड़ डेविड के बोट हाउस पर गिरकर उसे पूरी तरह तबाह कर चुका था। असल में वो पेड़ कई साल पहले ही सूख गया था और तभी से डेविड नॉर्टन को कह रहा था कि उसे कटवा दे, लेकिन नॉर्टन कभी उसकी बात सुनता ही नहीं था। और अब वही पेड़ डेविड का इतना बड़ा नुकसान कर गया था, इसलिए डेविड नॉर्टन को एक सबक सिखाने के इरादे से जब उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि नॉर्टन खुद एक उखड़े हुए पेड़ के सामने खड़ा होकर गुस्से में बड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो पेड़ उसकी कार पर गिरकर उसे पूरी तरह चकनाचूर कर चुका था। ये देखकर डेविड के मन में थोड़ी राहत आती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्टन के लिए दुख जताता है और वहाँ से लौटने के लिए मुड़ जाता है। इसी दौरान नॉर्टन डेविड से कहता है, अगर तुम किसी काम से सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हो तो क्या मुझे भी थोड़ी लिफ्ट दे दोगे? डेविड इस बात पर मान जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से सामान की एक लंबी लिस्ट लेकर अपने बेटे बिली और पड़ोसी नॉर्टन को साथ में लेकर सुपरमार्केट के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर जाते ही वे देखते हैं कि मिलिट्री और सिपाहियों से भरी कई गाड़ियां उसी रोड से गुजर रही हैं। ये देखकर नॉर्टन डेविड से कहता है, लगता है ये लोग अपने आर्मी कैंप की ओर जा रहे हैं, वही जो झील के पास पहाड़ के ऊपर स्थित है। क्या तुम्हें पता है आर्मी वाले वहाँ हेड नाम का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तुम तो झील के बिल्कुल पास ही रहते हो, क्या तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम है? इस पर डेविड जवाब देता है, सुना है कि वहाँ साइंटिस्ट लोग किसी तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सुनकर नॉर्टन तुरंत कहता है, अरे तुमने पड़ोसन मिस ऑटनर की बात नहीं सुनी क्या? उसने बताया था कि आर्मी वालों को कहीं से एलियन का गिरा हुआ एक फ्लाइंग सॉसर मिला है, जिसके अंदर बर्फ में जमे हुए 3 एलियन भी थे। उसका तो कहना है कि मिलिट्री ने उन्हीं एलियंस पर रिसर्च करने के लिए वो पूरा कैंप तैयार किया है। ये सुनकर डेविड मजाक में कहता है कि मिस ऑटनर के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है और कुछ नहीं। इस तरह हंसी मजाक करते हुए वे लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। उस दिन सुबह सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी और पिछली रात के तूफान की वजह से पूरे इलाके की बिजली भी चली गई थी। वो एक छोटा सा शहर था, इसलिए दुकान में काम करने वाले लोग और ज्यादातर ग्राहक सबसे डेविड की जान पहचान थी। वहीं बिली के स्कूल की एक टीचर आयरीन भी सामान खरीदने आई हुई थी। डेविड बिली को लेकर अलग अलग चीजें देख रहा होता है, तभी उसकी नजर सुपरमार्केट में घुसे 3 आर्मी सोल्जर्स पर पड़ती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे काफी तनाव में हैं और अलग अलग सामान उठाने का बहाना बनाकर किसी तरह मार्केट के अंदर ही छिपने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ एक पुलिस अफसर अंदर आता है और उन सिपाहियों से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं शहर में इमरजेंसी लगी है, तुरंत ड्यूटी पर वापस लौटो। लेकिन वो तीनों सोल्जर जवाब देते हैं, सर हम तो 10 दिन की छुट्टी पर हैं। अफसर उनकी एक भी बात नहीं सुनता और सख्ती से कहता है, मैं सामने के मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ, मेरे लौटने से पहले तुम लोग मेरे जीप में बैठे रहोगे। ये ऑर्डर देकर वो अफसर वहाँ से बाहर चला जाता है और डेविड दूर खड़ा होकर पूरी घटना को ध्यान से देखता रहता है। तभी अचानक पूरे शहर में सायरन की जोरदार आवाज गूंजने लगी है। डेविड और दुकान में मौजूद सारे लोग हैरानी से बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पूरे शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। उसी समय न जाने कहाँ से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी नाक से लगातार खून बह रहा था, बुरी तरह डरा हुआ सुपरमार्केट के अंदर भागर आता है। वो चीखते हुए कहता है, उस बादल के अंदर कुछ है, उसने मेरे दोस्त को मार डाला। बूढ़ा ये इतना ही बोल पाता है कि अचानक चारों तरफ बहुत घना बादल फैलने लगा है। ये देखकर एक आदमी डर के मारे अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही वो बादल उसे अपनी चपेट में ले लेता है और तुरंत ही उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनते ही सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोगों ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल वो घना बादल पूरे सुपरमार्केट को भी ढक लेता है। बादल इतने मोटे और घने थे कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बादल आखिर आया कहाँ से। तभी एक आदमी कहता है, मुझे लगता है ये बादल नहीं धुआं है, शायद पास वाली मिल में किसी केमिकल का धमाका हुआ है और ये धुआं वहीं से आ रहा होगा। उस आदमी की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगी है, जैसे भूकंप आ गया हो। सभी लोग डरकर जमीन पर लेट जाते हैं और डेविड भी बिली को सीने से चिपकाकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल हर चीज फिर से अपने आप शांत हो जाती है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। कोई इसे भूकंप कह रहा था, कोई पास की मिल में विस्फोट होने की बात कर रहा था, यहाँ तक कि एक औरत तो इसे क़यामत का दिन बता रही थी। कहती थी कि भगवान इंसानों को उनके पापों की सजा दे रहे
रहे हैं। तभी दुकान का मैनेजर सबको समझाकर कहता है, जब तक ये बादल हट नहीं जाते मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यहीं दुकान के अंदर रहें। लेकिन एक महिला जिद पकड़ लेती है कि उसे बाहर जाना है क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले थे और वो उनके लिए बहुत परेशान हो रही थी। सब लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर चली ही जाती है। काफी समय बीत जाता है पर वो घना बादल अब भी पूरे सुपरमार्केट के चारों ओर फैला रहता है। अंदर मौजूद सभी लोग बेहद डर और बेचैनी में थे। डेविड भी अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान था। वो बिली को लेकर बिली की टीचर आयरीन और कुछ लोगों के साथ एक कोने में बैठा हुआ था। वहीं आयरीन की बातों से डेविड की मुलाकात एक नई स्कूल टीचर अमांडा से होती है जो हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई थी। उसी समय दुकान का असिस्टेंट मैनेजर ओली वहाँ आ जाता है और बिली की खैरियत पूछने लगा है। ये सुनकर डेविड उससे अपने बेटे बिली के लिए एक कंबल मांगता है। ओली बताता है कि कंबल दुकान के पीछे लोडिंग डॉक वाले हिस्से में मिलेगा। ये सुनकर डेविड बिली को कुछ देर के लिए उसकी टीचर आयरीन के पास छोड़ देता है और कंबल लेने के लिए लोडिंग डॉक की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ रखा जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और उसमें से धुआं निकल रहा था। डेविड तुरंत जनरेटर बंद कर देता है जिससे वहाँ एकदम घुप अंधेरा छा जाता है। डेविड ये बात बताने के लिए फिर से दुकान की तरफ लौटने लगा है लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी गर्जन जैसी आवाज उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर देती है। डेविड जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसी पल बाहर से कोई अनोखी चीज दुकान की शटर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर डेविड तुरंत जान बचाकर वहाँ से भागा है और दुकान में पहुंचकर ओली से कहता है, बाहर कुछ है जो दुकान के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उस समय ओली के साथ दो मैकेनिक भी थे। ओली तुरंत उन दोनों मैकेनिक्स और दुकान में काम करने वाले एक लड़के को साथ लेकर लोडिंग डॉक की ओर चला जाता है लेकिन वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि अब वहाँ पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओली और मैकेनिक डेविड से कहते हैं कि शायद ये सब उसे सिर्फ भ्रम लगा हो। तभी एक मैकेनिक फिर से जनरेटर चालू करता है लेकिन उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैकेनिक बताता है कि शायद जनरेटर की एग्जॉस्ट पाइप में कोई चीज फंस गई है और वही बदबू और ओवरहीटिंग का कारण है। वो कहता है कि एग्जॉस्ट पाइप को अभी साफ करना पड़ेगा लेकिन वो पाइप दुकान के बाहर था जिसका मतलब था कि उन्हें शटर खोलकर बाहर जाना होगा। ये सुनकर दुकान में काम करने वाला वो लड़का बाहर जाकर पाइप ठीक करने का फैसला करता है लेकिन डेविड उसे रोकता है। वो कहता है, अगर तुम लोग शटर खोलोगे तो बाहर जो भी खतरनाक चीज है वो अंदर आ सकती है और हम सबको मार सकती है। डेविड की ये बात सुनकर वो लड़का और मैकेनिक्स उसे डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, तुमने शायद किसी कुत्ते या बिल्ली की आवाज सुन ली होगी और बेवजह डर रहे हो। हालांकि ओली डेविड पर पूरा भरोसा करता था इसलिए वो भी डेविड का साथ देता है और उन्हें शटर न खोलने को कहता है लेकिन उन लड़कों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। मैकेनिकों ने जैसे ही जनरेटर चालू किया वो लड़का ऑटोमेटिक शटर का बटन दबाकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठा देता है और तभी अचानक बाहर से रस्सी जैसे पतले सरसराते सुईनुमा टेंटकल अंदर घुस आते हैं और एक झटके में उस लड़के के पैरों को लपेटकर उसे बाहर घसीटने लगते हैं। ये देखकर दोनों मैकेनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं लेकिन उसी समय डेविड तुरंत आगे बढ़कर लड़के को पकड़ लेता है और पूरी कोशिश करता है उसे उन टेंटकल से छुड़ाने की। लेकिन अगले ही पल बाहर से और भी टेंटकल्स अंदर घुसने लगते हैं। उन टेंटकल्स पर ब्लेड जैसी नुकीली चीजें लगी थीं जो लड़के की त्वचा को फाड़ रही थीं। डेविड चिल्लाकर मैकेनिकों को मदद के लिए पुकारता है लेकिन वे दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पाते। तभी अचानक ओली कहीं से एक कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता हुआ आता है लेकिन उसके वार करने से पहले ही टेंटकल्स लड़के को जोर से खींचकर बाहर ले जाते हैं। साथ ही एक विशाल टेंटकल भी अंदर घुसने लगा है जिसके सिरे पर एक डरावना सा मुंह था और वो अंदर रखी चीजों को छटछटाते हुए निगलने लगा है। ये देखकर डेविड तुरंत चिल्लाता है, ओली शटर बंद करो। ओली तेजी से शटर नीचे करने लगता है और जैसे जैसे शटर नीचे आता है टेंटकल्स वापस बाहर जाने लगते हैं। उसी दौरान डेविड कुल्हाड़ी से एक टेंटकल को काट देता है और अगले ही पल शटर पूरी तरह बंद हो जाता है। इस समय गुस्से में डेविड उस मैकेनिक को पीटना शुरू कर देता है जिसने डेविड के मना करने के बावजूद उस लड़के को शटर खोलने दिया था। लेकिन ओली डेविड को किसी तरह शांत कर देता है। अब डेविड के मन में एक ही डर घूम रहा था बाहर, जो वो डरावना प्राणी है वो न जाने कितना बड़ा होगा क्योंकि सिर्फ उसके टेंटिकल्स ही इतने विशाल थे। इसके बाद डेविड और ओली उस मैकेनिक को साथ लेकर वापस दुकान में पहुंचते हैं और वहां मौजूद सबको बताते हैं कि उस घने बादल के अंदर सूंड वाला एक भयानक जीव छुपा हुआ है। लेकिन वहीं मौजूद डेविड का पड़ोसी नॉर्टन और उसके साथ कुछ और लोग ये समझ रहे थे कि डेविड बाकी सबके साथ मिलकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दुकान का मैनेजर भी डेविड की बात सुनकर मजाक उड़ा रहा था। ये सब देखकर डेविड कहता है, जो लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे वो खुद अपनी आंखों से लोडिंग डॉक में जाकर देख लो। ये सुनकर मैनेजर डेविड के साथ लोडिंग डॉक में जाता है और वहाँ वे उस कटी हुई सूंड को भी देखते हैं। सूंड कट जाने के बाद भी हिल रही थी और देखते ही देखते वो सूंड खुद ब खुद घुलकर नष्ट हो जाती है। ये देखकर मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं और अब उसे भी डेविड की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ डेविड के दिमाग में ये डर लगातार बना हुआ था कि कहीं वो विशाल प्राणी फिर से दुकान के अंदर घुस न जाए, क्योंकि दुकान की सारी दीवारें कांच की बनी थीं। इसलिए डेविड सब लोगों को लेकर उन कांच की दीवारों को मजबूत करने के लिए उनके सामने खाने के भारी बोरों और बाकी सामान को जमा करके बैरिकेड बनाने लगा है। और इस काम में डैन नाम का वो बुजुर्ग आदमी भी डेविड की पूरी तरह मदद कर रहा था, जो कहानी की शुरुआत में घायल होकर इस दुकान में पनाह लेने आया था। डैन डेविड से कहता है कि बाहर जो भी चीज है वो बेहद खतरनाक है और अगर हमें खुद को बचाना है तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तभी अमांडा अपने बैग से एक बंदूक निकालती है जिसे वो हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए साथ रखती थी। अब उनके पास बंदूक तो थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनमें से किसी को भी ठीक से निशाना लगाना नहीं आता था। तभी ओली उस बंदूक को उठा लेता है और बताता है कि वो शूटिंग कंपटीशन में स्टेट चैंपियन रह चुका है, इसलिए वो हथियार संभाल सका है। इसी दौरान कारमोडी नाम की एक औरत वहाँ बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है।
है। वो लोगों से कहती है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो सब ईश्वर की इच्छा है। बाइबल के 15वें अध्याय में पहले से लिखा है कि जब तमाम चर्च और जीसस की प्रतिमाएं भगवान द्वारा भेजे गए धुएं से भर जाएंगी, तब 7 फरिश्तों का क्रोध धरती पर उतरने लगेगा। उस समय कोई भी चर्च में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब तक उन 7 फरिश्तों का क्रोध शांत नहीं होगा तब तक चारों तरफ सिर्फ पापी लोग ही मरते रहेंगे। कारमोड़ी आगे कहती है कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि अब खुद भगवान पापियों पर अपना क्रोध बरसा रहे हैं, और इसे रोकने का एक ही तरीका है, वो है कि आप सब ऊपर वाले से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान देकर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाई थी, उसी तरह हमें भी अपने प्रेम और समर्पण से भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखानी होगी, तभी सब कुछ शांत हो पाएगा। ये सुनते ही अमांडा गुस्से में फूट पड़ती है और कारमोड़ी को थप्पड़ मारकर कहती है, बेवजह लोगों को डराना बंद करो। इस पर कारमोड़ी जवाब देती है, तुम सब देखोगे कि आज का दिन खत्म होते ही भगवान का क्रोध कैसे उतरता है। तब तुम केवल दया की भीख मांगोगे और मेरे पास आश्रय लेने आओगे। हालांकि इसके बाद वहाँ मौजूद किसी ने कारमोड़ी की बात को ज्यादा सीरियसली से नहीं लिया। इसी समय नॉर्टन और उसके कुछ साथियों ने ये सब देकर झुंझलाहट में दुकान छोड़ने और अपने घर जाने का फैसला कर लिया। डेविड उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि बाहर बहुत बड़ा और खतरनाक खतरा है, लेकिन वे किसी की नहीं सुनना चाहते थे। तब डेविड नॉर्टन से एक रस्सी लेकर कहता है, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन मेरी मदद करो। इस रस्सी को अपनी कमर में बांधो, और अगर बाहर कुछ नहीं हुआ और तुम बच गए तो 300 फुट जाने के बाद इसे काट देना। इससे हम जो दुकान के अंदर हैं समझ पाएंगे कि बाहर सच में कोई खतरा है या नहीं। लेकिन नॉर्टन इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी एक आदमी कहता है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी कमर में रस्सी बांधकर बाहर जाऊंगा, लेकिन यह भागने के लिए नहीं बल्कि अपनी कार से शॉटगन लेने के लिए है। वह शॉटगन हमारे बहुत काम आएगी। ये कहकर वह आदमी रस्सी अपनी कमर में बांध लेता है और नॉर्टन और उसके साथियों के साथ दुकान से बाहर निकलता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वे घने कोहरे में गायब हो जाते हैं। उस आदमी की कमर में बंधी रस्सी लगातार खींचती रहती है। तभी अचानक रस्सी पूरी तरह तानी हुई हो जाती है और बहुत तेजी से बाहर की ओर खींचने लगती है। उस रस्सी को 5 लोग पकड़ रहे थे, लेकिन वे उसे किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे थे। वो बाहर की ओर खींचती ही जा रही थी और अगले ही पल रस्सी ढीली हो जाती है। जब डेविड और बाकी लोग उसे अंदर खींचते हैं तो देखते हैं कि रस्सी खून से भीगी हुई थी और उसके साथ सिर्फ उस आदमी के कटे हुए दोनों पैर लौटे थे। उस भयानक सीन को देखकर दुकान में मौजूद सभी लोग डर के मारे जम जाते हैं। रात हो चुकी थी और दुकान में बिजली नहीं थी, इसलिए डेविड और उसके साथी इमरजेंसी लाइट जलाकर दुकान की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान एक आदमी कांच की दीवार के पास बैठा इमरजेंसी लाइट पकड़कर कुछ खा रहा था। तभी अचानक बाहर से उड़ता हुआ एक बड़ा और अजीब कीट कांच पर जाकर चिपक जाता है। ये देखकर आदमी डर के मारे पीछे गिर जाता। ये कीट देखने में फॉरिंग की तरह था और रोशनी की तरफ आकर्षित होकर यहाँ आया था, लेकिन यह पृथ्वी पर मिलने वाले फॉरिंग से आकार में कहीं बड़ा था और इसकी पूंछ पर हुक भी था। अगले ही पल वहाँ लगातार एक के बाद एक और बड़े बड़े ऐसे कीट कांच पर चिपकने लगे हैं। सभी लोग हैरानी से उन अजीब कीटों को देखते रह जाते हैं। तभी अचानक उड़ते हुए एक प्राचीन डायनासोर जैसे विशाल प्राणी वहाँ आ जाता है और कांच पर चिपके उन कीटों को पकड़कर शिकार करने लगा है। शिकार करने के दौरान वह विशाल प्राणी कांच पर जोर से उतरता है, जिसकी वजह से कांच एक जगह टूट जाता है और उसी जगह से कीट धीरे धीरे दुकान के अंदर घुसने लगे हैं। सभी लोग झाड़ू, लाठियां और बाकी किसी भी चीज से उन कीटों को मारने और कुचलने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन तभी एक कीट एक लड़की की गर्दन पर अपना हुक फोड़ देता है। धीरे धीरे लड़की की गर्दन सूज जाती है और वहीं वह लड़की मर जाती है। इसी बीच वह शिकारी प्राणी भी दुकान के अंदर घुस आता है और एक आदमी का गला फाड़कर खाने लगता है। ये देखकर डेविड तुरंत एक पोछे के कपड़े में आग लगाकर उस प्राणी को जलाने की कोशिश करता है। डेविड के देखकर एक और आदमी भी पोछे का कपड़ा उठाता है, लेकिन आग लगाने की जल्दी में वह खुद ही जल जाता है। उधर एक कीट कारमोड़ी पर बैठ जाता है। कारमोड़ी डर के मारे वहीं जमकर खड़ी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसने कोई भी हिलडुल नहीं किया और इसी वजह से कीट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके ऊपर से उड़ गया। ये देखकर कारमोड़ी सोचती है कि शायद कीट ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह भगवान की सच्ची भक्त है। वहीं डेविड और अमांडा मिलकर उस शिकारी प्राणी को मार डालते हैं, लेकिन अचानक एक और शिकारी प्राणी वहां घुस आता है और डेविड के बेटे बिली की तरफ बढ़ता है। तभी ओली अपनी बंदूक निकालता है और उस प्राणी को गोली मार देता है, जिससे वह भी मर जाता है। इस तरह दुकान के अंदर मौजूद सारे कीड़ों को मारने के बाद सब लोग मिलकर टेप और प्लाईवुड से टूटे हुए कांच की दीवारों को अच्छी तरह बंद कर देते हैं और आखिरकार सबको थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है। उधर अब कुछ लोग कारमोड़ी की बातों पर विश्वास करने लगे थे कि भगवान जरूर पापी लोगों को खत्म करने के लिए ही इन कीड़ों को धरती पर भेज रहे हैं। ये सोचकर लोगों के मन में जबरदस्त डर भर जाता है और वे कारमोड़ी को भगवान का भेजा हुआ दूत मानकर उसके शरण में जाने लगे हैं। यहाँ तक कि एक औरत तो भगवान के कोप से बचने के डर से खुद ही अपनी जान ले लेती है। दूसरी तरफ जो आदमी आग में जल गया था वह दर्द से तड़प रहा था और मौत की भीख मांग रहा था। इन सब घटनाओं ने डेविड और उसके साथियों को बहुत गहरी चिंता में डाल दिया। तभी डेविड फैसला करता है कि सबसे पहले वे पास के मेडिकल स्टोर से घायल लोगों के लिए कुछ दवाइयां लाएंगे। उसके बाद वे किसी सेफ जगह जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी एक आदमी कहता है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ बहुत सारा खाना है और हम यहाँ कई दिनों तक जिंदा रह सके हैं। लेकिन डेविड कहता है, इस दुकान की दीवारें कांच की हैं, वो प्राणी बहुत बड़े हैं और अगर चाहें तो आसानी से इन कांच की दीवारों को तोड़कर हमें मार सके हैं। और तुम्हें कारमोड़ी की बातें नहीं सुनाई दी क्या? वो भगवान के नाम पर लोगों को अंधविश्वास में फंसाने की कोशिश कर रही है। तुमने सुना नहीं? वो बलिदान की बात कर रही थी। अगर लोग उसकी बातों पर अंधविश्वास से भरोसा करना शुरू कर दें तो कौन जानता है कि वो किसे
के बलि देने के लिए कह द शायद तुम में से किसी को या मेरे बच्चे को भी, इसलिए हमें यहीं से निकलना ही होगा। मेरी कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। अगर हम किसी तरह कार तक पहुंच जाएं तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बीमार और घायल लोगों के लिए दवाइयां लानी होंगी। ये कहकर डेविड अपने साथियों को तैयार करता है। डेविड उन 3 मिलिट्री सैनिकों से भी कहता है कि वे उनके साथ जाए जो अब तक सिर्फ वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। हालांकि उनमें से 2 सैनिक पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक सैनिक डेविड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी मेडिकल स्टोर की ओर रवाना होते हैं, लेकिन तभी कार मोड़ी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम लोग बाहर जाकर गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम लोग बाहर निकल गए तो वो विशाल प्राणी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच सकते हैं और इससे हम सभी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। कार मोड़ी की इस बात से दुकान में कुछ और लोग भी उसके पक्ष में हो गए, लेकिन तभी स्कूल की टीचर आयरीन कार मोड़ी के चेहरे पर एक एन फेंक देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद डेविड अपने साथियों के साथ मेडिकल स्टोर की ओर निकल पड़ता है। घनी कोहरे में जहाँ आगे खड़े आदमी को देखना भी मुश्किल था, डेविड और उसके साथी लाठियां हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं। दुकान का दरवाजा खुला देकर डेविड सभी को सतर्क रहने के लिए कहता है। फिर वे सभी वहां से दवाइयां जुटाने लगे हैं। इसी समय डैन और कुछ लोग इस आशा में दुकान के अंदर खोजबीन कर रहे थे कि शायद उन्हें कोई जिंदा आदमी मिल जाए जिसे मदद की जरूरत हो, लेकिन थोड़ी ही देर में जो सीन उनके सामने आया उससे उनकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि वहां छत से कई लाशें लटक रही थीं जो मकड़ियों के जाल में फंसी हुई थीं। यह देखकर डैन चीखकर डेविड को बुलाता है और उनके साथ वही मैकेनिक भी था। मैकेनिक लाशें देखकर डर के मारे पीछे हटने लगा है। तभी पीछे से किसी ने उस मैकेनिक की गर्दन पकड़ ली, लेकिन जो उसकी गर्दन पकड़ रहा था वो एक पुलिस ऑफिसर था जो पूरी तरह मकड़ियों के जाल में फंस चुका था और उसके शरीर के हर हिस्से में फुंसियां निकल आई थीं। फिर भी वह आदमी जिंदा था और दर्द से कराहते हुए बार बार यही कह रहा था, ये सब हमारे गलती की वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। याद है, यही आदमी कहानी की शुरुआत में उस 3 सैनिकों को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए कहा था और फिर खुद इस मेडिकल स्टोर में आया था। लेकिन तभी अचानक ऑफिसर के शरीर की फुंसियां फटने लगी हैं और उनके अंदर से मकड़ी जैसी प्राणी निकलने लगी है। मैकेनिक डर के मारे भागने लगा है। तभी अचानक वहाँ से एक विशाल मकड़ी जैसी प्राणी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी समय ओली अपनी बंदूक से उस प्राणी को गोली मारकर उड़ा देता है। लेकिन उसी पल वहाँ और भी बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां बाहर निकल आती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। वे लोग अपने पास मौजूद हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन उन मकड़ियों के जाल में फिर से एसिड था, जिस एसिड के कारण एक लड़के का पैर जल गया। डेविड और उसके साथी उस लड़के को खींचते हुए दुकान से बाहर ले गए। इस दौरान वह मकड़ी कुछ डेविड के साथियों को भी मार देती है और तभी जाल में फंसे उस पुलिस ऑफिसर भी नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके शरीर की सारी फुंसियां फट जाती हैं और उनके अंदर से अनगिनत मकड़ियां बाहर निकलकर डेविड और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगी हैं। तब तक वह लड़का भी मर चुका था जिसका पैर मकड़ी के जाल के एसिड में झुलस गया था। इसलिए डेविड उसे छोड़कर अपने बाकी बचे हुए साथियों को वहां से बचाकर निकाल लेता है और आखिरकार वे लोग दुकान में लौटने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब डेविड समझ गया कि बाहर वास्तव में कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए वह अपने साथियों के साथ चर्चा करके उस दुकान से बाहर जाने का अपना निर्णय बदल देता है, क्योंकि वह अब अपने साथियों की जिंदगी को और खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस तरह एक और रात गुजर जाती है और वहीं कार मोड़ी ने दुकान में मौजूद लगभग आधे लोगों को अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा लिया था। यहाँ तक कि वह मैकेनिक भी बचे रहने की आशा में कार मोड़ी के शरण में चले गया था। ये सब देखकर डेविड के साथी अब इस दुकान में और एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन उस समय डेविड किसी और बड़े विचार में डूबा हुआ था। वह अपने साथियों से कहता है, तुम्हें याद है जब हम मेडिकल स्टोर गए थे तो मकड़ी के जाल में फंसे उस पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। वो ऑफिसर हमसे माफी भी मांग रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आर्मी का हाथ है और इन सब सवालों के जवाब हमें सिर्फ आर्मी के सैनिक ही दे सकते हैं। ये कहकर डेविड उस सैनिक के पास जाता है जो यहाँ अकेला बैठा था। डेविड उससे पूछता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सैनिक थोड़ी देर हिचकिचाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर डेविड उससे पूछता है, और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? सैनिक जवाब देता है, मैं भी अपने साथियों को बहुत समय से नहीं देखा। ये सुनकर वे सभी उस सैनिक के साथियों को खोजने के लिए लोडिंग डॉक की ओर बढ़ते हैं। तभी कार मोड़ी की बातें सुनते हुए वह मैकेनिक उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पीछे आने लगता है। उधर डेविड और उसके बाकी साथी जब लोडिंग डॉक तक पहुंचते हैं तो जो सीन वहां सामने आता है उसे देखकर उनका सिर चकरा जाता है, क्योंकि वहां उस सैनिक के बाकी 2 साथी फांसी पर झूल रहे थे और अपनी जान दे चुके थे। उन्हें देखकर सैनिक बुरी तरह रोते हुए कहता है, इन लोगों ने ये क्या कर दिया? जब मैंने उन्हें मेडिकल स्टोर में उस घायल पुलिस ऑफिसर के साथ हुई घटना के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि वे अपनी जान देंगे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। तभी डेविड उस सैनिक पर चिल्लाता है, तो इसका मतलब मैं सही था, ये सब वास्तव में आर्मी की गलती है और ये सब दरोहेड प्रोजेक्ट का नतीजा है ना? ठीक उसी समय पीछे से वह मैकेनिक उनकी सारी बातें सुन लेता है और वह उस सैनिक को जबरदस्ती पकड़कर कार मोड़ी के पास ले जाता है। मैकेनिक कार मोड़ी को सारी बात बता देता है, जिस पर कार मोड़ी उस सैनिक से पूछती है, बताओ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारा दरोहेड प्रोजेक्ट असल में क्या है? इस पर सैनिक कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ वो सब मैंने अपने उन साथियों से सुना है जो थोड़ी देर पहले अपनी जान दे चुके हैं। असल में द एरोहेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य नया डायमेंशन खोज निकालना था। मिलिट्री बेस के साइंटिस्ट्स उस नए डायमेंशन को खोजने में सफल हुए थे जहाँ एक और दुनिया मौजूद थी। साइंटिस्ट्स ने उस दूसरी दुनिया में झांकने के लिए एक छोटा पोर्टल भी बनाया था, लेकिन गलती से वह पोर्टल बड़ा हो गया और एक दरवाजे में बदल गया, जिसके कारण उस दुनिया के जीव हमारे यहाँ आ गए। मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनते ही कार मोड़ी और उसके सारे अंधभक्त आग में घुल जाते हैं। कार मोड़ी कहती है, ये साइंटिस्ट शुरू से ही सृष्टिकर्ता द्वारा बनाए गए प्राकृतिक नियमों का अपमान कर रहे हैं।
उन्होंने चांद पर कदम रखा और चांद की पवित्रता नष्ट की। उन्होंने परमाणु तोड़ा और महिलाओं का गर्भपात कर प्रकृति के साथ विश्वासघात किया। इन पापों की सजा ईश्वर हमें दे रहे हैं और इस पाप को करने में यह सैनिक भी दोषी है। कारमोडी की यह बात खत्म होते ही उसके भक्त उस सैनिक को पकड़ लेते हैं और उसे चाकू से काटने लगते हैं। यह देखकर डेविड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये लोग डेविड को भी पकड़ लेते हैं। फिर वे उस घायल सैनिक को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देते हैं और तभी कोड़े जैसी लंबी टांगे वाली एक विशाल जानवर धुंध में से सरकते हुए वहां आ जाती है और अपनी टांगों से सैनिक को पकड़कर उसे वहां से ले चली जाती है। कारमोडी की इस निर्दयता को देखकर डेविड और उसके साथियों के शरीर कांप उठते हैं। तभी कारमोडी अपने समर्थकों से कहती है, आज हमने सृष्टिकर्ता के सामने उस सैनिक की बलि दी, इसलिए आज रात ये जानवर हमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें कल की व्यवस्था भी करनी होगी। अगले दिन सुबह कारमोडी और उसके भक्त उठने से पहले ही डेविड और उसके साथी वहां से भागने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब वे पूरी तैयारी के साथ दरवाजे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कारमोडी एक चाकू हाथ में लेकर दरवाजे के पास बैठी है। डेविड कारमोडी से कहता है, हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमारी राह से हट जाओ। लेकिन कारमोडी किसी भी हालत में उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसने एक एक करके डेविड और उसके साथियों को उन जानवर के सामने बलि देने की प्लान बनाई थी। कारमोडी अपने भक्तों से कहती है कि डेविड के बेटे बिली को पकड़ो। उसकी बात सुनकर सभी चाकू लेकर बिली की तरफ बढ़ने लगे हैं। तभी डेविड और उसके साथी भी लाठियों और डंडों को उठा लेते हैं और उन्हें दूर हटाने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन कारमोडी के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ने लगे हैं। तभी ओली अपनी बंदूक निकालता है और सीधे कारमोडी को गोली मारकर उड़ा देता है। यह देखकर उसके सभी भक्त डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसके बाद डेविड अपने साथियों के साथ दुकान से बाहर निकल जाता है, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही धुंध की वजह से वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन और डैन तो एक साथ थे, लेकिन ओली और बाकी लोगों का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी डेविड अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और वहां देखता है कि ओली पहले ही गाड़ी तक पहुंच चुका है। ओली उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वे ओली के पीछे कुछ भयानक देखते हैं। ओली के पीछे वही कोड़े जैसी टांगों वाली विशाल जानवर खड़ा था। ओली जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वही जानवर एक झटके में ओली को पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। ओली की बंदूक कार के बोनेट पर गिरती है और यह देखकर डैन और उसके साथी गाड़ी के अंदर कूद जाते हैं। डेविड अपने बाकी साथियों को रास्ता दिखाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाता है, लेकिन तब तक उसके बाकी साथी भी उन जानवर के शिकार बन चुके थे। इसी बीच एक बड़ा मकड़ा जैसा विशाल जानवर डेविड की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा है। यह देखकर डेविड तुरंत बोनेट पर पड़ा बंदूक उठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। सबसे पहले डेविड अपनी पत्नी को लेने सीधे अपने घर पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी भी उन जानवर का शिकार हो चुकी थी। डेविड रोते हुए वहां से निकल जाता है। सड़क पर वह देखता है कि वे जानवर पूरे शहर को तबाह कर चुके हैं। हर जगह सिर्फ शव पड़े थे और कोई जिंदा इंसान नहीं दिख रहा था, और यह धुंध भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डेविड हाईवे पकड़कर आगे बढ़ता है और तभी एक जगह गाड़ी रोकता है। वे उस सिंगर जैसी विशाल जानवर को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। उस जानवर का साइज इतना ज्यादा विशाल था कि उसके पैरों की धमक से जमीन तक हिल रही थी। जानवर वहां से जाते ही डेविड फिर आगे बढ़ने लगा है, इस उम्मीद में कि शायद आगे जाकर धुंध खत्म हो जाएगी और कोई उन्हें बचाने आएगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही डेविड की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और बदकिस्मती से वे धुंध के बाहर भी नहीं निकल पाए। अब डेविड और उसके साथियों को यकीन हो चुका था कि शायद उन जानवरों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब उनका बच पाना नामुमकिन है। ये समझते ही पीछे बैठे डैन कहता है, हमने खुद को मौत के मुंह में डाल दिया है। इन नरभक्षी जानवरों के हाथों बेरहमी से खाए जाने से अच्छा मैं खुद को गोली मारकर मरना पसंद करूंगा। डैन की बात सुनकर डेविड, अमांडा और आयरीन एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वे भी उससे पूरी तरह सहमत हों। सब मिलकर एक फैसला लेते हैं कि उन विशालकाय जानवरों के हाथों निर्दयता से मरने की बजाय शायद गोली खाकर शांति से मर जाना ही उनके लिए बेहतर होगा। तभी डेविड ने अपना बंदूक निकाल लिया। सभी की सहमति से उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सबसे पहले अपने बेटे बिली को गोली मार दी। फिर उसने अमांडा, आयरीन और डैन को भी अपने हाथों से मार डाला। लेकिन जब वह खुद को गोली मारने जा रहा था तब उसे एहसास हुआ कि उसके बंदूक में सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। डेविड रोते हुए गाड़ी से बाहर निकला और जानवरों के सामने खुद को सौंपते हुए बोला, आओ मुझे खत्म करो, मुझे खा लो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगले ही पल उसने देखा कि उसके सामने कुछ धीरे धीरे आ रहा है। डेविड खुशी खुशी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ कोई दूसरे दुनिया का जानवर नहीं था, बल्कि वह एक कमांडो सैनिकों की टीम थी जिन्होंने उस दूसरे दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया था और दूसरे जगत से आने वाले सभी जानवरों को मारकर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनके साथ कुछ बचाए गए लोग भी थे, जिनमें वह महिला भी शामिल थी जिसने अपने बच्चों की चिंता में सबसे पहले दुकान छोड़ दी थी। तो डेविड का वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उसके पूरे जिंदगी को बदल कर रख देता है। एक निर्णय के कारण डेविड आज एक मर्डरर बन गया। डेविड घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह चीखते हुए और पछतावे में बहुत ज्यादा रोता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।